गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाजिर हैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि कल हमने वादा किया था आप लोगों से, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर लेके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे इसको नीट के लेवल से देखें या फिर यूपी बोर्ड के लेवल से देखें या बिहार बोर्ड के लेवल से देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं। और अगर नीट के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 6-7 भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायो वर्ल्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चैप्टर का नाम है मानव जनन। मानव जनन इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। देखिए, आप लोग अगर स्कूल में जाते हैं या आप लोगों ने सुना भी होगा या देखा भी होगा, क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ता था अपनी स्कूलिंग में, जब मेरी स्कूलिंग थी 12th या 11th में, जब मैं था बायोलॉजी जब टीचर पढ़ाते थे, तो जैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही पता नहीं किस अजीब सा ऑकवर्ड फील करते थे बच्चे। और जैसे ही इनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाते थे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो ऐसा कुछ इसमें शर्माने वाला कुछ नहीं है। कोई जैसे टीचर पढ़ाते थे तो कोई नीचे सिर करके हंसता था या मतलब फेस पे हाथ रख के, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली इस चैप्टर में। और सेक्सुअल एजुकेशन एक्चुअली बहुत जरूरी है हमारे देश में, नहीं अगर पढ़ाया जाएगा। हाँ, एक बात है कि अगर हमारी भारत सरकार को सेक्स एजुकेशन की जगह इसको हेल्थ एजुकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन थोड़ा भद्दा लगता है एक्चुअली पब्लिक प्लेस में बोलना या बच्चों के सामने। तो ये चीज है, बाकी एजुकेशन तो बहुत जरूरी है इसकी। नहीं तो ये आप देखते हैं ना, दीवारों पे लिखा हुआ इकबाल दवा खान में गुप्त रोगी मिले, इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो नॉलेज बहुत जरूरी है, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए इस चीज की। चलिए शुरू करते हैं। मानव के बारे में बात कर रहे हैं, मानव के। ठीक है, मानव एक लिंगी प्राणी है या दो लिंगी प्राणी है? बताइए, मानव एक लिंगी है या बहुत दो लिंगी है? तो इसमें लिखेंगे मानव हमारा कैसा है? एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी, एक लिंगी प्राणी है। या तो मादा बनेगा, या तो पुरुष बनेगा, या तो मेल बनेगा, या तो फीमेल बनेगा। ठीक है, या मेल बनेगा या फीमेल। ठीक है, या तो मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। अब इनके वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, वर्ग मीन्स क्लास। क्लास कैसे होते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी। अब देखिए, बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा झूठ आपको बताते हैं आज। किसी से अगर आप जनरली अगर पूछें कि मेल स्तनधारी होते हैं या नहीं होते हैं, जवाब आएगा नहीं होते हैं। जवाब आएगा नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, मेल भी स्तनधारी होते हैं। ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि स्तनधारी मनुष्य नहीं होता है, मेल नहीं होते हैं। होते हैं स्तनधारी। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उनमें जो स्तन होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, उसके कुछ समय पश्चात जो फीमेल्स होती है उनके स्तनों में 12 से 14 साल जब वो अपनी एक टीन एज में एंटर करते हैं तो उनके स्तनों में वृद्धि होती है। और मेल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोनों स्तनधारी होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दोनों स्तनधारी होते हैं। अब बात करते हैं जनन की। जनन, जनन कैसा होता है? इनमें असेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है? यानी कि अलैंगिक होता है या लैंगिक होता है? बताइए कैसा होता है? इनमें होता है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इनके कुछ अंग भी होते होंगे, जो ऑर्गन्स होते होंगे कुछ, ठीक है, जो कराते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अब हेडिंग डालेंगे लैंगिक अंग। लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। देखिए, इनमें जो लैंगिक अंग होता है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होता है द्वितीय। नंबर एक होता है हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। और नंबर दो पर होता है हमारा द्वितीय लैंगिक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ये दो होते हैं, चाहे मेल में और चाहे फीमेल में, दो ही होते हैं। हाँ, इसको जो द्वितीय लैंगिक अंग है इसको हम सहायक लैंगिक अंग भी कह देते हैं। सहायक लैंगिक अंग, इसको हम सहायक लैंगिक अंग भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझिए कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे पहले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम आगे डिस्कस करें। चलिए देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में बात करते हैं। नंबर एक डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो हमारे शरीर में युग्मकों का निर्माण करते हैं, चाहे पुरुष में हो चाहे महिलाओं में हो, और जो बाई बर्थ प्रेजेंट रहते हैं हमारे शरीर में, यानी कि जो जन्म से उपस्थित होते हैं और यही युग्मकों को बनाने का कार्य करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। जैसे लिखिए, चलिए इसी में लिखेंगे, वह अंग, वह लैंगिक अंग लिखेंगे, वह लैंगिक जनन अंग जो शरीर में जन्म से उपस्थित होते हैं तथा युग्मक का मतलब है, अगर मेल है वह तो किसका निर्माण करेगा? शुक्राणुओं का। देखिए, इसमें लिख दे रहे हैं हम शुक्राणु या अंडाणु। अंडाणु अगर फीमेल्स है तो किसका निर्माण करेगी? अंडाणुओं का निर्माण करेगी, ठीक है। युग्मकों का निर्माण करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, अगर कोई गन है, बंदूक की बात करते हैं, तो अगर उसमें गोली डालेंगे, जो बुलेट होती है, कारतूस डालेंगे, तो वो चलाएंगे तो उसे किसी चीज की सहायता की जरूरत पड़ी ना। किसको चलाने की जरूरत पड़ी? पिस्टन की या बंदूक जो भी है। तो वह क्या हो जाएगा? उसका पार्ट दूसरा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट गोली को ऐसे फेंक कर मारते हुए थोड़ी लग जाएगी। ऐसे ही अगर स्पर्म को डायरेक्टली पहली बात तो पहुंचेगा ही नहीं। वृषण में शुक्राणु जहां बनते हैं, वृषण में बनते हैं, और अंडाणु जो बनते हैं वो अंडाशय में बनते हैं, ठीक है।
तो उन्हें मतलब शुक्राणु को अंडाणु से मिलने के लिए एक ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम द्वितीय क्या कहते हैं, लैंगिक अंग कहते हैं। अब देखिए अभी हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे पुरुषों की, ठीक है। पुरुष लिख दे रहे लोग। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग, पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग। देखिए पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग, पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होते हैं। वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ठीक है बेटा, टेस्टिस वृषण होते हैं। यह पुरुष में एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। इन वृषणों में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और हॉर्मोन्स वगैरह भी इन्हीं में बनते हैं। इनमें एक हॉर्मोन्स होता है एंड्रोजन, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जो पुरुष मेल होते हैं उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा कौन कराता है, ये एंड्रोजन हॉर्मोन्स होता है जो वृषण में बनता है, ठीक है। ये चीजें अभी हम बताएंगे आगे इसी लेक्चर में। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, आवाज आ रही है। देखिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग, फीमेल्स प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। देखिए इनमें क्या होता है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। पुरुषों में क्या था, वृषण, और महिलाओं में क्या है, अंडाशय, जहां पे अंडाणु बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु बनते हैं। और यह जन्म से ही उपस्थित होते हैं, जन्म से ही उपस्थित होते हैं। प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है बॉडी में। कैसा होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एनसीईआरटी में इतना मतलब डिटेल में नहीं बताया हुआ है कि महिलाओं की बात करी है, अपने पुरुषों की बात की है, वो अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है। उसमें तो सिर्फ एक हेडिंग पड़ी हुई है प्राथमिक लैंगिक अंग, एंड दूसरा पढ़ा है द्वितीय लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पुरुषों में बाकायदा अलग समझा दिया है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि युग्मक किसे कहते हैं, तो शुक्राणु, पुरुषों में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, इनको युग्मक कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, अंडाणु और शुक्राणु, तो इस प्रक्रिया मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये मिल जाएगा, मिलने के बाद जो भी संरचना बनेगी उसको हम कहते हैं युग्मनज। युग्मक नहीं, युग्मनज, युग्मनज इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय लैंगिक अंग की। द्वितीय लैंगिक
द्वितीय लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। देखिए जरूरी नहीं है कि जो पेपर में आपके द्वितीय लैंगिक अंग करके पूछ लिया जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए सहायक अंग क्या होते हैं। इनमें द्वितीय लैंगिक में सहायक अंग क्या होते हैं, जनन के सहायक अंग क्या होते हैं, इसलिए हमने दोनों बातों को समझा दिया है। अगर आप देखिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपरेशन फॉर नीट, तो आपको ऑप्शनल में देखने के लिए मिल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि आप किसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप किसी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, एंड एनी बोर्ड, बट आपको क्या करना है, दोनों बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब इसमें डेफिनेशन लिखिए। जो अंग शुक्राणु तथा अंडाणु को एक दूसरे से मिलाने में सहायक अंगों को द्वितीय लैंगिक, अभी समझाएंगे कौन कौन से हैं, लैंगिक अंग कहते हैं। अब पहले ये बात समझ लीजिए, फिर हम आपको भी एक एक करके सबके नाम बताएंगे। देखिए समझिए, एक बार रिवाइज। प्राथमिक लैंगिक अंग हमने किसको कहा था, जहां पर शुक्राणु और अंडाणुओं का, क्लियर, जहां पर शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण हो रहा था, और या फिर हॉर्मोन्स वगैरह बना रहे थे। कौन बना रहा था हॉर्मोन्स को, वृषण में बन रहा था। तो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होगा हमारा, मेल की बात अगर करें तो वृषण मीन्स टेस्टिस, ठीक है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो वहां पे क्या, ओवरी यानी अंडाशय, क्योंकि अंडाणु वहीं से बनते हैं। कहां से बनते हैं, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसलिए फीमेल्स में जो है प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हुआ, अंडाशय, ठीक है। अब देखिए, अब जब बन गया ये वृषण, शुक्राणु और अंडाशय वगैरह जब बन गया, तो जब उसकी निषेचन की जब प्रक्रिया होगी, जब मैथुन होगा, तो जब किसी के माध्यम के द्वारा जब शुक्राणु जहां से गुजरते हुए निकलेंगे बाहर, उन सभी को क्या कहते हैं, हम द्वितीय लैंगिक अंग कहते हैं। जैसे शुक्रवाहक हो गया, शुक्रवाहिनी हो गई, ग्रंथियां हो गई, जो मूत्र मार्ग हो गया जिससे शुक्राणु बाहर निकलेंगे, और जो हमारा पेनिस वगैरह होता है, पेनिस वगैरह, ये सभी किस में आते हैं, द्वितीय लैंगिक अंग में आते हैं। और अब फीमेल्स की बात करते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, हमारा अंडाणु जो बाहर निकलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं जिन नलिकाओं के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय लैंगिक अंग। और गर्भाशय, यूट्रस को भी हम द्वितीय लैंगिक अंग में ही गिनते हैं, ठीक है। अब चलिए इससे आगे देखिए, चलिए अब देखिए इसके आगे, अब देखिए बात करते हैं नर जनन अंग की, ठीक है। नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन अंग में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वो चीजें देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 होता है हमारा वृषण। कौन सा होता है, नंबर 1 हमारा होता है वृषण, ठीक है।
नंबर 2 होता है हमारा सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, ठीक है। और नंबर 3 हमारा होता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं। और नंबर 4 हमारा होता है वाह्य जनन अंग। वाह्य जनन अंग। वाह्य जनन अंग। बंद करो इसको, बंद करो उसको, बंद करो, ठीक है। क्या होता है हमारा वाह्य जनन अंग। ये 4 चीजें आपने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखिए चलिए अब देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू हम ये जो डायग्राम बनवाने जा रहे हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप ऐसे मान के चलिए अगर आप किसी भी बोर्ड में हैं, मैटर नहीं करता, अगर आप भारत के किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 3 मार्क्स पक्के, 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब ये जो चैप्टर है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे कम से कम 4 स्ट्रक्चर मैं जो बनवाऊंगा, 4 डायग्राम। एक तो हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दूसरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और तीसरा हमारा हो जाता है शुक्राणु जनन का, और चौथा हमारा हो जाता है अंडाणु जनन। ये 4 डायग्राम ऐसे हैं जो 3 नंबर से आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम जो मैं बनवाने जा रहा हूं इस पर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से बनाना आप लोग। मेरी थोड़ी आर्ट्स पैदल है इसलिए मेरा तो कोई भरोसा नहीं कैसा बने, लेकिन आप लोग अपने फेयर में काफी अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 3 नंबर का आएगा ही आएगा, मोहर लगवा लो चाहे। देखो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभल के बनाना, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। आप लोग अपने फेयर में बहुत अच्छे से बनाना। अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा बना के आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया पेपर में तो 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फेयर में बड़े ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। मेरी आर्ट थोड़ी खराब है इसलिए कैसा भी बन सकता है, लेकिन आप लोग अपने फेयर में आराम से बनाएंगे, बहुत ध्यान से।
देखिए ये हमारा क्या है, ये है वृषण और ये है पेनिस, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे ये तीन नलिकाएं और निकली होती है, एक दो एक दो एक दो तीन। आप अपनी कॉपी में ध्यान से बनाएंगे, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची इसलिए थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है। और इसके जस्ट पीछे ये वाला भाग होता है हमारा मूत्राशय। देखिए अब एक एक करके हम सबके नाम समझेंगे। देखिए ये है हमारा वृषण, ये जो अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, अंदर वाला भाग इसको कहते हैं वृषण, ठीक है, इसको कहते हैं वृषण। और ये जो ऊपर जो आवरण है इसको कहते हैं वृषण कोश। देखिए जो जो चीज जिस चीज जहां पर रहती है उसको कोश कहा जाता है। देखिए जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था पराग कण के बारे में, तो जो पराग कण था जहां पर रह रहा था उसको क्या कहते थे, पराग कोश। पराग कण पराग कोश में रहता था इसलिए उसको क्या कह देते थे, कोश, ठीक है। तो ये है वृषण, वृषण जहां पर रहेगा तो उस जगह को क्या कहेंगे, कोश, वृषण कोश, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। चलिए एक एक करके आप इसके पॉइंट लिखिए, क्या है, कौन कैसे काम करता है और कौन सा भाग, किस भाग का क्या है नाम। देखिए सबसे पहले ये है हमारा वृषण कोश, वृषण कोश। एक तरफ का मैं प्रेजेंट किए दे रहा हूं, जैसा मैं इधर लिखूंगा सेम वैसा ही इधर है, ठीक है। तो एक ही जगह पर लिख दे रहा हूं। ये है हमारा वृषण कोश, ठीक है। और ये है जो नली जो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, क्या कहते हैं, शुक्रवाहक। और ये जो संरचना दिख रही है, ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर, यहाँ 3 नंबर मिलने वाले हैं इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। ये जो इतनी जो संरचना दिख रही है अंदर वाली, इसको हम कह देते हैं बेटा, यहां से इसको कहते हैं बेटा वृषण, वृषण। और ऊपर वाला ये जो पाउच है इसको क्या कहते हैं, वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। और ऊपर वाला ये जो टंकी बना दी मैंने इसको कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। यूरिन यहीं पे होता है इकट्ठा, ठीक है। यूरिन जो है यहीं पर इकट्ठा होता है। और ये है हमारा, ये जो नली ऊपर से एक आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। और यह जो पूरी संरचना बनाई है इसको बेटा जी कह देते हैं शिश्न। क्या कहते हैं, शिश्न। थोड़ा टाइम दीजिए, शिश्न, इसको हम कहते हैं शिश्न। और यह जो आगे का भाग जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा ठीक से बनाना आप लोग, ये जो आगे का जो भाग देख रहे हैं इसको कह देते हैं बेटा शिश्न मुंड। क्या कहते हैं, शिश्न मुंड। अभी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो मेल में होता है वो कौन सा भाग है, नर जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहां से सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। वैसे तो एक हार्मोन मैंने आपको बताया अभी एंड्रोजन, वो ठीक है, और लेकिन एक और है वहां पे ये शिश्नमुंड। कौन सा है, शिश्नमुंड। मादाओं में होता है भगोष्ठ। क्या होता है, भगोष्ठ। अभी मैं आगे बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तब आपको बताऊंगा कि मेल में तो मैंने बता दिया ये शिश्नमुंड होता है। ऐसे ही जब मैथुन के दौरान जब घर्षण होता है और जब पेनिस भगोष्ठ से जाकर टकराता है तो जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो फीमेल से पैदा होती है वो भगोष्ठ के द्वारा होती है। शायद 2023 में या 24 में ये नीट में क्वेश्चन यहीं से एक बना था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए, चलिए अब इसके आगे दीजिए, देखिए ये जो मैंने ग्रंथियां बताई हैं इन पे एक एक करके फोकस करिए। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला है हमारा शुक्राशय, दूसरे नंबर पे हमारा पुरुष ग्रंथि और सब नंबर 3 पे हमारी काउपर्स ग्रंथि।
ये तीनों जो ये जो नलिकाएं तीनों बनाई है, इनके तीनों के नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ऊपरी ये जो संरचना है ये वाली, इसको हम कहते हैं अग्रच्छद। क्या कहते हैं? अग्रच्छद, ठीक है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक चीज और है इसमें बताने के लिए, मेल्स में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस जो है अपने आकार से 2 से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। ये लाइन लिख लीजिए इसी के नीचे, देखिए। उत्तेजना के दौरान लिंग अपने आकार से 2 से 2.5 गुना, दिख रहा है बेटा वहां पे? देखना, 2 से एक सेकंड, दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख दूं थोड़ा, 1 मिनट दीजिए बस। एक सेकंड, जगह भी तो नहीं बची, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए देखो, यहां पे लिख लेना, उत्तेजना के दौरान लिंग अपने आकार से 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। देखिए कैसे बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है, ये सारी चीजें देखिए। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब एंड्रोजन रिलीज होता है बॉडी में, तो ये जो पेनिस है इसमें ऊतक भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं? ऊतक। इस प्रकार से इसमें क्या है, रक्त के साथ ऊतक भर जाते हैं। रक्त के साथ में बेटा क्या भर जाते हैं? ऊतक। जिससे क्या होता है कि जो पेनिस है अपने आकार से 2 से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है और आफ्टर फिनिशिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट अपने आकार में फिर से दोबारा आ जाता है, ठीक है। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली और इसको सारा कुछ आपको डेफिनेशन के तौर पे भी हमने आपको समझा दिया और ये डायग्राम भी समझा दिया है। अगर आप ये डायग्राम तैयार करते हैं अच्छे से बोर्ड में, अगर बढ़िया करके बनाते हैं और जैसा मैंने बना दिया, अगर आप वैसा ही बना के आते हैं तो भी 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बस हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करना है और थोड़ा ठीक तरीके से बनाना है। शायद मेरा उतना अच्छा बन नहीं पाया। आप लोगों की अगर आर्ट बढ़िया है तो आप बिल्कुल अच्छा बनाइए और 3 नंबर यहाँ से आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इससे आगे बात करेंगे कल जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो शिशु होता है गर्भाशय में, वो कब डिसाइड होता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इन सब चीजों की बात करेंगे। वृषण की बात करेंगे, वृषण उदर गुहा मतलब शरीर के बाहर क्यों होता है, प्रेगनेंसी के कौन से महीने के बाद उदर गुहा से वृषण बाहर आता है और ये वृषण बाहर क्यों आता है, क्यों शरीर से नीचे लटक जाता है या शरीर के साथ में क्यों चिपक जाता है, ये सारे विषयों पर कल करेंगे चर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो कल मेरे साथ सुबह फिर से जुड़ेंगे 7 बजे। मिलते हैं कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, रिवीजन करिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल पर, बायो वर्ल्ड पर। आप लोगों को प्रॉपर क्लासें मिलेंगी डेली, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी जो है सारी पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद।